हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्यूटलेज एकेडमी। आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं जॉब एनरिचमेंट वर्सेस जॉब एनलार्जमेंट। तो देखिए, सुनने में तो ये वर्ड एक जैसा ही लगता है, कंफ्यूजन भी होता है जब कोई क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में और ऑप्शन में दोनों चीज़ें हो, जॉब एनरिचमेंट भी दिया है आंसर में और जॉब एनलार्जमेंट भी दिया है आंसर में, तो इस टाइम कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। तो यही हम डिस्कस करेंगे और इसके बाद आई होप आपको दोनों के बीच का डिफरेंस पता चल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जॉब एनरिचमेंट जो टर्म आया था, सबसे पहले किसने कॉइन किया था? तो हर्जबर्ग ने ये टर्म लेकर आए थे। जॉब एनरिचमेंट इन्होंने ही फाइंड आउट किया था और इन्होंने अपने टू फैक्टर थ्योरी में इस जॉब एनरिचमेंट के बारे में बात की है एज अ फैक्टर टू मोटिवेट एम्प्लॉयज। ठीक है, तो टू फैक्टर थ्योरी इनका क्या था? मोटिवेशन एंड हाइजीन फैक्टर थ्योरी जो बोलते हैं, दैट इज हर्जबर्ग्स टू फैक्टर थ्योरी। अब उन्होंने फाइंडिंग्स क्या की थी जॉब एनरिचमेंट के बारे में, जो उन्हें पता चला था विद हिज टू फैक्टर्स थ्योरी, वो क्या था कि जॉब एनरिच अगर होती है, कोई जॉब को हम एनरिच करते हैं, उसकी डिफरेंस मैं बाद में बताऊंगी, इसके बारे में बाद में बताऊंगी। पहले मैं फाइंडिंग्स की बात करती हूँ कि हर्जबर्ग्स टू फैक्टर थ्योरी में जॉब एनरिचमेंट के ऊपर बहुत स्ट्रेस दिए थे और उससे उनके फाइंडिंग्स क्या मिली थी कि किसी भी जॉब को हम एनरिच करते हैं, उसकी वजह से क्या होता है कि एब्सेंटिज्म कम हो जाता है, राइट, और जो इंडस्ट्री में टर्नओवर है वो भी कम हो जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि जॉब एनरिचमेंट से सेटिस्फैक्शन मिलता है एम्प्लॉयज को। सेटिस्फैक्शन होगा तो अल्टीमेटली क्या होगा? एब्सेंटिज्म और टर्नओवर लोअर हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। नेक्स्ट, मोर प्रोडक्टिव। ठीक है, तो मोर प्रोडक्टिव भी जब सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, जो जॉब एम्प्लॉय कर रहा है उससे अगर वो सेटिस्फाइड है तो प्रोडक्शन भी वो बढ़ाएगा। ठीक है, कैपेसिटी उसकी इंक्रीज होगी, वो मोर प्रोडक्टिव होगा। एंड थर्ड वन इज द इंडिविजुअल्स डेवलप्ड अ रेंज ऑफ स्किल्स एंड टैलेंट्स। तो जॉब एनरिच करने से ये भी पता चला है कि इंडिविजुअल जो है उसके स्किल्स बढ़ जाते हैं, उसके टैलेंट्स बढ़ जाते हैं, अगर हम कोई जॉब को एनरिच करके और इंडिविजुअल को उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं। ठीक है, तो जॉब एनरिचमेंट का मतलब क्या होता है उसके बारे में बताती हूँ। तो सिंपल लैंग्वेज में समझे तो इसका मतलब है कि जॉब में मोटिवेटर्स और ऐड करना टू मेक इट मोर रिवॉर्डिंग। ठीक है, किसी भी एम्प्लॉय को अगर कोई जॉब देते हैं तो उसको मोर रिवॉर्डिंग बनाने के लिए, मोर इंटरेस्टिंग बनाने के लिए उस जॉब में और मोटिवेटर्स ऐड करना। इट मीन्स कि उस जॉब के कंटेंट्स को इंक्रीज करना। अब कंटेंट इन द सेंस कि उस जॉब की जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी अपग्रेड करना, चैलेंजेस जो है काम का वो इंक्रीज करना, जिस वजह से क्या हुआ कि एम्प्लॉयज़ को उस जॉब में इंटरेस्ट मिलेगा। होता है ना, एक ही काम कर करके इंसान बोर हो जाता है, तो उस जॉब में और ऐसे मोटिवेटर्स ऐड करना, मोटिवेटर्स इन द सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड चैलेंजेस इन वर्क। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ रही है, उस जॉब की स्कोप बढ़ रही है, चैलेंजेस बढ़ रहे हैं, तो अल्टीमेटली क्या होगा? जो इंडिविजुअल उस पर काम कर रहा है उसको भी तो अपना टैलेंट बढ़ाना है, क्योंकि उसको जॉब को अकम्प्लिश करना है। तो जैसे अभी मैंने बताया कि हर्जबर्ग्स ने क्या क्या फाइंडिंग्स की थी, तो उन्होंने उसमें देखा कि जो वर्कर्स थे या जो एम्प्लॉय था, इंक्यूबेंट था, जो वो वर्क कर रहा था, वो मोर प्रोडक्टिव होते गया। उसने अपनी डेवलपमेंट की इन द सेंस ऑफ टैलेंट एंड स्किल्स। ठीक है, अ जॉब बिकम्स एनरिच्ड व्हेन इट गिव्स जॉब होल्डर मोर डिसीजन मेकिंग, प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग पावर्स। तो जॉब एनरिच कब होता है? हम कब बोलेंगे कि जॉब एनरिच हुआ है या जॉब एनरिचमेंट की गई है? जब उस जॉब होल्डर को डिसीजन मेकिंग की, प्लानिंग करने की और कंट्रोलिंग की पावर्स दी गई हो। इट मीन्स उसके ऊपर हमने ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली है ताकि वो उस काम को अच्छे से अकम्प्लिश कर सके। तो इससे पता क्या चल रहा है? अगर किसी भी जॉब का कंटेंट बढ़ाते हैं, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ा रहे, उस वर्क में चैलेंजेस बढ़ा रहे हैं, तो मतलब वर्टिकल लोडिंग की जा रही है उस वर्क की, मतलब फंक्शंस इंक्रीज हो रहे बट इन वर्टिकल डायरेक्शन। सो इट इन्वॉल्व्स द वर्टिकल लोडिंग ऑफ फंक्शंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज विच रिक्वायर हायर लेवल्स ऑफ स्किल्स एंड कॉम्पिटेंस। ठीक है, तो वर्टिकल लोडिंग होती है किसी भी जॉब की, उसकी फंक्शंस इंक्रीज हो रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज इंक्रीज हो रही है एंड उसके लिए हायर लेवल ऑफ स्किल्स चाहिए, तो दैट इज जॉब एनरिचमेंट। अब हम बेनिफिट पे बात करते हैं कि जॉब एनरिचमेंट के बेनिफिट्स क्या क्या है। तो पहला बेनिफिट है कि इट मेक्स द वर्क इंटरेस्टिंग एंड चैलेंजिंग। ठीक है, सबसे मेन पॉइंट तो इसका यहीं पे है।
नेक्स्ट इज अगर चैलेंजिंग है, इंटरेस्टिंग है, मतलब जो एम्प्लॉय है, जो इंक्रीमेंट होगा वो सेटिस्फाई होगा, इट मीन जॉब सेटिस्फैक्शन रहेगी। जॉब सेटिस्फैक्शन है तो क्या होगा, एब्सेंटिज्म और टर्नओवर भी रिड्यूस होगा, राइट। और इट ऑल्सो एलिमिनेट्स मोनोटनी, वही एक ही काम बार बार इंसान करता है तो बोर हो जाता है, तो जॉब एनरिच किया जाता है तो उससे क्या होता है, मोनोटनी है, जो बोर्डम है वो क्या होता है, एलिमिनेट होता है। नेक्स्ट इज इट डिक्रीजेस वर्कलोड ऑफ सुपीरियर्स। तो सुपीरियर अगर हम डिसीजन मेकिंग, प्लानिंग और कंट्रोलिंग का पावर अगर हम एम्प्लॉय को ही दे देते हैं और इस तरह से वो उसके लिए वो जॉब इंटरेस्टिंग हो रहा है, वो अपने आप डिसीजन लेके उस जॉब को कंप्लीट कर रहा है, तो सुपीरियर के ऊपर का भी जो वर्कलोड है वो भी क्या हो रहा है, कम हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट इज लिमिटेशंस ऑफ जॉब एनरिचमेंट। तो पहला पॉइंट है इसमें टेक्नोलॉजिकल बैरियर्स। तो जॉब एनरिच करने के लिए हो सकता है कभी टेक्नोलॉजी जो है वो सपोर्ट ना करे, मतलब जो अवेलेबल उनके पास मशीनरीज है तो हो सकता है कि उसके थ्रू जॉब एनरिच नहीं हो सकता है, ठीक है। तो टेक्नोलॉजी है जो यहाँ पे बैरियर का काम कर सकती है। और सेकेंड इज इट इन्वॉल्व्स कॉस्ट। तो जॉब एनरिचमेंट जो है इट प्रूव टू बी अ कॉस्टली प्रोसेस, ठीक है। तो इससे जितनी प्रोडक्टिविटी गेन नहीं होगी उतना ज़्यादा इसमें कॉस्ट इन्वॉल्व हो सकता है। तो ये भी ध्यान में रखने की ज़रूरत है कि जिस जॉब को एनरिच करने की बात की जा रही है उसे एनरिच करना है या नहीं। हो सकता है कॉस्ट ज़्यादा है, उसे प्रोडक्टिविटी इतनी ज़्यादा नहीं मिल रही, तो कोई मतलब नहीं है। देन लैक ऑफ नॉलेज। अब जॉब एनरिचमेंट तो कर दिया, बट जो एम्प्लॉय उस जॉब को कंप्लीट करना है, जिस एम्प्लॉय को दिया गया है वो जॉब करने के लिए, उसके पास इतना नॉलेज नहीं है, क्योंकि इसके लिए हायर स्किल्स चाहिए, टैलेंट्स चाहिए। देन नॉट एप्लीकेबल यूनिवर्सली। नेक्स्ट इज जैसे हम बोल रहे हैं कि जॉब एनरिचमेंट करने से ऐसा ऐसा होगा, इंक्रीज होगी प्रोडक्टिविटी, एब्सेंटिज्म, टर्नओवर ये कम होंगे, लेकिन ये हर जगह एप्लीकेबल नहीं है। सबसे पहले तो इसमें टेक्नोलॉजिकल बैरियर्स है, तो इसकी वजह से हर जॉब को हम एनरिच नहीं कर सकते, ठीक है। एवरी जॉब इज नॉट टू बी नॉट एनरिच, ठीक है। तो इस वजह से ये सबके लिए एप्लीकेबल नहीं है। देन इसके फायदे तो बहुत है, लेकिन जो वर्कर को दिया है हो सकता है वो इसमें इंटरेस्टेड नहीं है, उसको ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं चाहता, उसे है कि मैं जितना काम करूँ उसके हिसाब से मेरा पे मिले मुझे, या फिर पे ऐसे ही इंक्रीज हो, उसी काम को करते करते। जॉब एनरिचमेंट उसको नहीं चाहिए, इन द सेंस उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर बढ़ानी नहीं है, चैलेंजिंग वर्क उसे नहीं पसंद है। नेक्स्ट इज हाई लेवल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। सही बात है, चैलेंजेस बढ़ेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है जॉब की, ठीक है। तो वो इसमें हो सकता है वर्कर्स उतना उसे नहीं झेल पाए। नेक्स्ट इज फॉल्स असेसमेंट ऑफ वर्कलोड। अब यहाँ पे जो वर्क उसके एम्प्लॉय के ऊपर जो वर्कलोड है उसका फॉल्स असेसमेंट भी इसके थ्रू हो सकता है, कि जितना उसे काम दिया गया है उतना वो नहीं कर पा रहा है, राइट। या फिर कर भी रहा है तो उस तरीके से नहीं कर रहा है, तो दैट इज फॉल्स असेसमेंट ऑफ वर्कलोड। नेक्स्ट हमारा जो है जॉब एनलार्जमेंट टॉपिक है। तो जॉब एनरिचमेंट समझ में आ गया। अब जॉब एनलार्जमेंट क्या होता है, टास्क का जो रेंज है उसको एनलार्ज करना। और वर्ड हमने पढ़ा था जॉब एनरिचमेंट में वर्टिकल होता है, बट जॉब एनलार्जमेंट जो है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एनलार्ज करना होता है। टास्क जो है उसके रेंज को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एनलार्ज करना इज जॉब एनलार्जमेंट। इट फोकसेस ऑन एनलार्जिंग जॉब्स बाय इंक्रीजिंग टास्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। इसमें एक टास्क के साथ दो तीन और टास्क इंक्रीज कर देते हैं, तो टास्क इंक्रीज हो रहा है तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी इंक्रीज होगी, ठीक है। नेक्स्ट इसको इस तरह से समझिए, इट इन्वॉल्व्स एक्सपांशन ऑफ द स्कोप एंड विड्थ ऑफ द जॉब बाय मीन्स ऑफ हॉरिजॉन्टल लोडिंग ऑफ सर्टेन क्लोजली रिलेटेड ऑपरेशन। सपोज यहाँ पे एक एग्जाम्पल है कि कोई क्लरिकल स्टाफ है जिसको सिर्फ टाइपिंग का काम दिया हुआ है, ठीक है। अब टाइपिंग रोज रोज कर रहा है तो उससे उसकी बोरियत भी हो रही है कि एक ही काम उसको रोज रोज करना। उसके साथ उसको अगर दे दिया जाए कि उसे लेटर भी ड्राफ्ट करना है, फिर फ़ोन कॉल्स आ रहे तो उसे फ़ोन भी रिसीव करना है, लेटर्स आ रहे उन्हें फाइल भी करना है, ठीक है। मेल जो आ रहे हैं वो भी उसे चेक करना है, तो ये क्या हुआ कि उसके टास्क तो इंक्रीज हो रहे हैं, उसके टास्क का स्कोप और विड्थ भी इंक्रीज हो रहा है, और ये सब एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। मतलब वो टाइपिंग कर रहा है तो लेटर भी ड्राफ्ट कर सकता है, कॉल भी उठा सकता है, इनकमिंग मेल्स जो है उनको रिप्लाई भी कर सकता है। तो इस तरह से उसकी जॉब जो है उसकी इंक्रीज की जा रही है, इंटर रिलेटेड ऑपरेशंस है, बट इट इज इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। एक ही तरह का काम है, ज़्यादा ऐसा नहीं है कि हायर लेवल के स्किल्स की ज़रूरत है। तो दिस इज जॉब एनलार्जमेंट। बेनिफिट्स हम जानते हैं जॉब एनलार्जमेंट की क्या है।
तो सबसे पहले रिड्यूस मोनोटोनी, जो एग्जाम्पल मैंने दिया उससे आप समझ गए होंगे कि अगर किसी का काम है रोज टाइपिंग ही करना है तो उसे बोर हो सकता है। उसी के साथ अगर हम उसको दे दें कि वो फ़ोन भी उठा ले, फ़ोन्स आ रहे हैं, मेल्स आ रहे हैं, उनको रिप्लाई कर दे, लेटर ड्राफ्ट करे, तो उसके लिए वो जॉब क्या है, थोड़ी इंटरेस्टिंग हो जाएगी, मोनोटोनी उससे रिड्यूस होगी। नेक्स्ट इज जॉब सेटिस्फैक्शन। तो जहाँ मोनोटोनी नहीं होगी तो बंदा सेटिस्फाई रहेगा, ठीक है, सेटिस्फाई है तो उसका मोरल भी बूस्ट हो रहा है। एंड मल्टीटास्किंग के लिए वो कॉम्पिटेंट है, ठीक है, अलग अलग काम के लिए वो कॉम्पिटेंट है, तभी जॉब एनलार्ज किया जा रहा है, ठीक है। और रिवॉर्ड एंड रिकग्निशन, तो इतने काम कर रहा है तो उसके लिए रिवॉर्ड एंड रिकग्निशन के लिए भी ये पैरामीटर बन जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं लिमिटेशंस ऑफ जॉब एनलार्जमेंट। तो आफ्टर बेनिफिट कुछ लिमिटेशंस तो होते हैं, सभी के होते हैं। अगर एडवांटेजेस है तो डिसएडवांटेजेस जॉब एनलार्जमेंट का भी होगा। तो सबसे पहला पॉइंट ये है इंक्रीजेस वर्क बर्डन, ठीक है। अब एक काम के साथ और 2-3 काम दे दे रहे हैं, भले ही वो इंटर रिलेटेड है बट बर्डन तो हो रहा है, तो एक तरह से ये वर्क बर्डन भी इंक्रीज कर देता है। नेक्स्ट इज इट इंक्रीजेस फ्रस्ट्रेशन ऑफ द एम्प्लॉयज। तो अगर एम्प्लॉय के ऊपर वो बर्डन की तरह है, एम्प्लॉय उससे खुश नहीं है, उसे लग रहा है कि मेरे पे तो और बर्डन डाल दिया, तो वो क्या है, फ्रस्ट्रेशन भी उसका इंक्रीज हो सकता है। एंड थर्ड वन इज प्रॉब्लम विद द यूनियन मेंबर्स। तो जहाँ पे इंडस्ट्रीज है, जहाँ पे यूनियन मेंबर्स एग्जिस्ट होती है, वहाँ पे आप देखेंगे कि यूनियन मेंबर्स को ऐसा लगेगा, या एम्प्लॉय ही जो है यूनियन मेंबर को रिपोर्ट कर सकता है कि देखो मेरे को कितना काम दे रहा है, एंड यूनियन मेंबर्स को ऐसा लगेगा कि देखो एम्प्लॉय यहाँ पे वर्कर का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। तो ये सारी प्रॉब्लम यहाँ पे आ सकती है, ठीक है। तो ये कुछ है जॉब एनलार्जमेंट के लिमिटेशंस। तो यहाँ पे मैंने आपको जॉब एनलार्जमेंट और जॉब एनरिचमेंट के बीच का डिफरेंस बता दिया। अब कोई भी क्वेश्चन आता है पेपर में तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, जहाँ पे ऑप्शंस में दोनों दिए हुए हैं तो कौन सा आंसर आपको टिक करना है वो आपको पता होना चाहिए। एक वर्टिकल लोडिंग होती है जॉब में और एक हॉरिजॉन्टल लोडिंग होती है, और क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ के आप आंसर इसे कर सकते हैं। तो यही मेन इनमें डिफरेंस है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।